नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। वक्त हो चुका है आपके शहर की खबर का। इस खास बुलेटिन में आपको सिर्फ बड़े शहरों, महानगरों की खबर ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि आपके शहर, आपके कस्बे की आज कौन सी खबर बड़ी रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं शहर शहर खबर की। ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी के जिला जज अब 26 मई को सुनवाई करेंगे। 26 मई यानी गुरुवार को जिला जज सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करेंगे। यानी आदेश 7 नियम 11 वाली अर्जी पर सबसे पहले सुनवाई होगी। जिला जज ने यह भी कहा है कि सभी पक्ष सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्षों ने कहा कि आज का फैसला किसी की हार और जीत नहीं है। आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 7/11 पे हम सुनेंगे और अगली तिथि 26 तारीख को दी है। और इस संदर्भ में माननीय न्यायालय आज जो प्राथमिकता दिया है इसकी स्पोषणीयता पर ही वो सुनेंगे। अदालत के आदेश के बाद हिंदू पक्ष ने हर हर महादेव के नारे लगाए। बाहर निकलकर भी वकीलों ने नारे लगाए। वाराणसी में अखिलेश यादव और ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके कहा है कि अखिलेश और ओवैसी ने हिंदू जन भावनाओं का मजाक उड़ाया है। दरअसल याचिकाकर्ता ने अखिलेश के उस बयान पर ऐतराज जताया जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे लाल कपड़ा और पत्थर रख दो तो मंदिर बन जाता है। क्या ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग का है, 153 के तहत दाखिल की गई है कि ये लोग गैर विवादी जो बयान दे रहे हैं जिसके हिंदू धर्म भावना प्रभावित हो रही है, इन पर प्रोसिक्यूशन कार्रवाई किया जाए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाए। कुतुब मीनार में पूजा की मांग को लेकर दायर हिंदू पक्ष की याचिका का एएसआई ने विरोध किया है। साकेत कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में एएसआई ने कहा है कि कुतुब मीनार की पहचान नहीं बदली जा सकती है। एएसआई ने कहा कि यह पुरातात्विक महत्व का स्मारक है, लिहाजा यह किसी को पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुरातात्विक संरक्षण अधिनियम 1958 का हवाला देते हुए एएसआई ने कहा कि संरक्षित स्मारक में सिर्फ पर्यटन की इजाजत है, किसी भी धर्म के पूजा पाठ की नहीं। एएसआई ने कहा कि जब यह कुतुब मीनार परिसर एएसआई के संरक्षण में आया तब भी यहाँ किसी भी धर्म के मतावलंबी कोई उपासना या पूजा पाठ नहीं कर रहे थे। कोर्ट ने सारी बातों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है। 1 हफ्ते का समय दिया है कि जो भी रिटर्न आर्गुमेंट सबमिट करना चाहे मैं या अपोजिट पार्टी दोनों दे सकते हैं और 9 जून को इस पर फैसला होगा। दरअसल दिल्ली की साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू और जैन देवी देवताओं की बहाली और पूजा के अधिकार की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां मौजूद हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक कुतुब मीनार में करीब 27 मंदिरों के 100 से ज्यादा अवशेष बिखरे पड़े हैं। यूपी के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, तो इसका जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली। अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के बयान लड़के हैं गलती हो जाती है का हवाला देकर सियासी हमला बोल दिया। आंकड़ों को देखना है, माननीय अध्यक्ष आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कम से कम सरकार इस पर साफ कहे कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो और जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रचार में इस बात के लिए प्रचार कर रही हो कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। लेकिन अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक नजीर माना जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की माफियाओं की संपत्ति जब्त हुई है, यह पहली बार हो रहा है। और इसलिए महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, 25 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, इस सरकार की प्राथमिकता का बिंदु है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इन सभी मुद्दों पर कार्य करेगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था पर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, इसके बावजूद अपराध के मामले में यूपी नंबर 1 राज्य बना हुआ है।
इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद देश भर में कानून व्यवस्था को लेकर परसेप्शन बदला है, जो कानून व्यवस्था सुधार की गवाही देता है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक नजीर माना जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की माफियाओं की संपत्ति जब्त हुई है। आपको बता दें कि 26 मई को योगी सरकार बजट पेश करेगी। इससे पहले सरकार और विपक्ष की तकरार और ज्यादा बढ़ सकती है। आगरा का ताजमहल अब सियासी विवादों का हिस्सा बनता जा रहा है। अब जालौन के संत मत्स्येंद्र गोस्वामी ने ताजमहल की पच्चीकारी आकृति को स्वास्तिक बताकर नए विवाद को जन्म देने की कोशिश की है। इसके साथ ही भगवान की तस्वीरें शौचालय के पास लगी होने पर आपत्ति दर्ज कराई है, जिसको लेकर एएसआई के कर्मचारियों ने संत को समझाने की कोशिश की और तस्वीरों को हटाने का आश्वासन दिया है। यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। चुनाव के लिए 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 1 जून को नामांकन पत्र की जांच होगी और 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। दरअसल यूपी में राज्यसभा से 31 सांसद हैं, जिनमें से 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। इस चुनाव में बीजेपी को 8 जबकि एसपी को 3 सीटें मिलना लगभग तय है। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से नरेश अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रियंका का जाना तय है, जबकि एसपी कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज सकती है। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर अखिलेश की कोशिश रूठे आजम खान को मनाने की होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आजम खान का केस कपिल सिब्बल ही लड़ रहे हैं। साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस राज्यसभा की रणनीति 2024 को ध्यान में रखकर बनाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें फिर बढ़ने लगी हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव और सपा के बड़े नेता आजम खां पहले से नाराज चल रहे थे। अब सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर भी अपने तेवर दिखाने लगे हैं। उन्होंने 24 घंटे के भीतर 2 बार अखिलेश यादव पर खुलकर निशाना साधा है। राजभर ने अखिलेश के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठाया। राजभर ने कहा कि हम तो अखिलेश यादव से 3 महीना पहले ही जुड़े हैं, लेकिन हमने तो आजमगढ़ हो, अंबेडकर नगर हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, प्रदर्शन करके दिखाया। पर अखिलेश यादव का अपने ही घर मैनपुरी और इटावा में खराब प्रदर्शन रहा है। इससे पहले वो अखिलेश को जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने की सलाह दे रहे थे। अब देखिए, असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं किया हम लोगों ने, जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि सरकार नहीं बनी। जो कमी रह गई है उस कमी को दूर हम जनता के बीच में जाके नहीं कर सकते हैं। तो 24 का चुनाव मजबूती से लड़ना है तो चलिए जनता के बीच में उनसे तैयारी किया जाए। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी ने मथुरा और काशी का मुद्दा उठाया है। सबसे बड़े जमीन माफिया यशपाल तोमर के खिलाफ यूपी से लेकर उत्तराखंड तक शिकंजा कसना शुरू हो गया है। हरिद्वार में प्रशासन ने बेनामी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर दी है। तहसीलदार की अगुवाई में चल रही जांच के बाद यशपाल तोमर के एक और रिश्तेदार की जमीन जब्त होने जा रही है। आरोप है कि ज्वालापुर में जुर्स कंट्री के पास यशपाल तोमर ने रिश्तेदार के नाम पर जमीन खरीदी। जांच के बाद अब डीएम कोर्ट ने जमीन कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। हरिद्वार की एक प्रॉपर्टी थी ज्वालापुर में, लगभग 40 से 45 बीघे की लैंड है। उस पर कुर्की की कार्रवाई आज कर दी गई है और जिसका एस्टिमेटेड जो बाजारू मूल्य है लगभग 70 to 72 करोड़ के आसपास है, उसको सीज कर दिया गया है। वहीं दादरी में 100 एकड़ से ज्यादा के जमीन घोटाले में यूपी सरकार और पुलिस एक्शन में है। उत्तराखंड के रसूखदार अधिकारियों के रिश्तेदारों पर केस दर्ज होने के बाद योगी सरकार ने साफ संदेश दिया है, यानी योगी 2.0 में जमीन माफियाओं पर सख्त एक्शन होगा और तय समय के अंदर आरोपी को उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। अगर कोई गलत करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश तो यह एक है ही, साथ ही निर्णय भी है कि अगर कोई गलत करे तो चाहे जितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसे बख्शा ना जाए। सर, सपा बसपा सरकार में 1997 से लेकर आगे तक कई सारी जमीनें बेची गई, अधिकारियों की भी संलिप्तता, कई सारे नेता भी हैं, तो किस तरह आगे कार्रवाई हुई? एसआईटी बनी है। देखिए, सपा बसपा का कार्यकाल ही भ्रष्टाचार का, धोखाधड़ी का, कमीशन खोरी का कार्यकाल रहा है। कार्रवाई हो रही है यशपाल तोमर जैसे लोगों पर।
हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है। नोएडा में जो ज़मीन का प्रकरण सामने आया है उसमें सभी लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हम किसी को भी भ्रष्टाचार के मामले में बख्शने वाले नहीं हैं। दरअसल नोएडा में 100 एकड़ की बेशकीमती जमीन भूमाफिया यशपाल तोमर की मदद से फर्जीवाड़ा करके खरीदी गई। जांच में यह खुलासा हुआ कि सीनियर IAS, IPS के रिश्तेदार भी इस काले खेल में शामिल हैं। FIR के मुताबिक इस साजिश का खुलासा हुआ कि दोनों तरफ से फर्जीवाड़ा और करप्शन का खुला खेल खेला गया। माफियाओं पर योगी सरकार की कमर तोड़ कार्रवाई जारी है। शहर शहर प्रशासन का चाबुक माफियाओं पर चल रहा है। कानपुर में ढेर किए जा चुके माफिया विकास दुबे रिश्तेदारों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने कानपुर में विकास दुबे की करोड़ों की संपत्तियां सील की हैं। विकास दुबे के साथ उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। जिला प्रशासन ने 50 करोड़ की 10 संपत्तियों को सील किया है। जब्त हुई प्रॉपर्टी में 2 कार समेत 10 गाड़ियां शामिल हैं। उधर मेरठ के कुख्यात अतीक अहमद का मुरादाबाद पुलिस ने करीब 31 लाख रुपए की कीमत का मकान कुर्क किया है। अतीक पर मेरठ और मुरादाबाद में जानलेवा हमले, रंगदारी, लूट के दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं जालौन में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का कहर जारी है। शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बुलडोजर चल रहा है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मारकंडेश्वर चौराहे से रेलवे क्रॉसिंग तक बुलडोजर चला। वहीं कोच कोतवाली क्षेत्र में भी बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। मुरादाबाद के सिविल लाइन में कई दशक से लगने वाली फल और सब्जी मंडी पर रेलवे विभाग ने बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। कपूर कंपनी ने रेलवे पुल के नीचे लगभग 4 दशक से रह रहे 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हटा दिया है। दरअसल ये जमीन रेलवे की है जिस पर ये लोग रह रहे थे। अपनी दुकानें उजड़ने के बाद यहाँ के लोगों में मायूसी का माहौल है। मेरा एक बेटा था, पार्सल वो भी खत्म हो गया। मेरे पति को मेरे 27 साल हो गए। मेरे 3 बच्चे, पोती पोते 11 साल के। मैं बताओ कहाँ से करूँ। दुकान कब से थी आप लोगों की? जब से इन लोगों की मच्छी में तीसरी पीढ़ी हमारी भी। उधर बागपत के बड़ौत में पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कोताना रोड पर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस ने दुकानों के बाहर से अवैध कब्जे को हटवाया। वहीं कुछ दुकानदारों के अवैध निर्माण पर निशान लगाकर उन्हें जल्द हटाने की चेतावनी भी दी गई है। इस दौरान कोताना रोड पर बने अवैध टैक्सी स्टैंड को भी पुलिस ने हटवा दिया है। कानपुर में बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई जिसमें शातिर बदमाश अंशु वर्मा घायल हो गया। वहीं उसका साथी फरार हो गया। बदमाश के पास से अवैध असला, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के अर्रा की यह घटना बताई जा रही है। कानपुर में नाबालिग लड़के का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिग से निकाह करने वाली महिला, उसके माता पिता और शादी कराने वाले मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल काकादेव इलाके में एक नाबालिग लड़के का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसका निकाह एक बच्चे की मां से करा दिया गया। किशोर के निकाह का वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने स्थानीय थाने पर मामले की शिकायत की तो पहले पुलिस ने उसे अनसुना कर दिया, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। अभी मामले का संज्ञान लेते हुए हमने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उस वीडियो से मिलान किया जा रहा है। सारी चीज़ों को फैक्ट एंड सरकमस्टांसेस को मैच करने के साथ हम लीगल कार्रवाई करेंगे। और किशोर जो बच्चा है उसकी मन स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। पुलिस ने इस मामले में बाल विवाह समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर दिया है। माना जा रहा है कि इस मामले में जांच के बाद और गिरफ्तारी हो सकती है। बरेली में अपने प्रेमी से शादी करने के लिए मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म अपना लिया। ये मामला बांस मंडी इलाके का है। यहाँ की रहने वाली लुखना मोहब्बत की खातिर अपना धर्म बदलकर आरोही बन गई। मेरा नाम लुखना शेहजिन था और अब मेरा नाम आरोही है। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। बॉबी इसमें बहुत खुश हूँ और मैं बालिग हूँ। मेरा आधार कार्ड ये है और मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट ये है। धर्म बदलने के बाद आरोही अपने बचपन के प्यार पड़ोस में रहने वाले बॉबी से शादी कर ली।
दोनों ने आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। शादी के बाद आरोही ने वीडियो जारी करके एसएसपी से सुरक्षा की मांग की है। आरोही ने बताया कि वो 12वीं में पढ़ती है, बॉबी उसके पड़ोस में रहता है। दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं। वो सोच समझकर और हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर रही है, क्योंकि वो सनातन धर्म में आस्था रखती है। बयान कराए जाएंगे, इसमें साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और निष्पक्ष कार्रवाई कराई जाएगी और सुरक्षा की जो जहां तक बात है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। उधर लुखना के घर वालों की ओर से 2 दिन पहले कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। परिवार वालों ने उसके अपहरण की आशंका व्यक्त की थी। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में एनटीपीसी के पूर्व रिटायर्ड जीएम से ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पॉलिसी रिन्यू के नाम पर महिला ठग ने करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित रिटायर्ड जीएम ने सेक्टर 118 थाना में की है। आपको ये बताएं कि देखिए, फिलहाल पुलिस शिकायत के बाद जांच में जुटी हुई है। दरअसल बंद पड़ी पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए रिटायर्ड जीएम ने संपर्क किया था, जिसके बाद महिला ने रिटायर्ड जीएम को झांसे में लेकर 1,62,00,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। इनफैक्ट एक रिटायर्ड व्यक्ति हैं, उन्होंने थाने पर आके सूचना दी कि उनकी कुछ पॉलिसीज थी, उस पॉलिसी के भुगतान के नाम पे लगभग 1,62,00,000 रुपए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनसे ले लिया गया है। इसमें हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जो एलिगेशंस थे उसको देखा और लगा कि इसमें हम लोगों को एफआईआर करनी चाहिए। एफआईआर करके हम लोगों ने तत्काल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए हैं। इसमें 3 लोग नामजद हैं और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाराबंकी में मंदिर के अंदर पुजारी की हत्या से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि देर रात 70 साल के पुजारी बालक दास की बदमाशों ने सोते समय हत्या कर दी और ब्रह्मदेव मंदिर के कई घंटे और दान पात्र समेत तमाम सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस घटना स्थल पर आला अधिकारियों के साथ डॉग स्क्वाड की मदद से जांच में जुटी है। अन्य सभी पहलुओं पर इस घटना की हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है जल्दी उनको पकड़ के इस घटना का खुलासा किया जाएगा। बाराबंकी में कुर्सी थाना क्षेत्र के बाबूपुरवा गांव की यह घटना है। शहर शहर रफ्तार का कहर दिखाई दिया है। अलग अलग हादसों में 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सबसे पहले बात बुलंदशहर की, जहां हाईवे किनारे खड़े ट्रक में श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। स्कॉर्पियो में सवार श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करके निकले थे। मृतकों में एक बच्चा, एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उधर उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में एक मुसाफिर की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस बिहार से जयपुर जा रही थी और आस थाना क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा में रफ्तार का सितम दिखा। यहां NH91 पर तेज रफ्तार कार पलट गई। कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पलटी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा दादरी थाना क्षेत्र में हुआ है। अलीगढ़ में बाइक सवार नकाबपोश 2 बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। शराब की 3 दुकानों से लगभग 4 लाख रुपए की नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। यह घटना शराब के ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में बदमाश तमंचा हाथ में लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरदुआगंज थाना इलाके के साधु आश्रम की यह घटना बताई जा रही है। ललितपुर में मौजूद प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। यह मामला चमरौआ इलाके का है, जहां वर्तमान प्रधान राज बहादुर और पूर्व प्रधान इंद्रपाल के बीच किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले। दोनों पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस जीप को कुछ लोग धक्का मारते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल गाड़ी का सेल्फ काम नहीं कर रहा था और पुलिस जीप को स्टार्ट करने के लिए फरियादियों का सहारा ले रही थी, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग थाने में जीप को धक्का लगा रहे हैं।
दरअसल वो लोग शिकायत करने थाने पहुंचे थे, वहीं पर पुलिस ने जीप स्टार्ट करने के लिए फरियादियों को धक्के मारने को मजबूर कर दिया।